दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। मार्केट ने क्लोजिंग दी है न्यूट्रल। स्टार्टिंग में निफ्टी अच्छा था, मिड मार्केट के अंदर निफ्टी अच्छा था, बट आखिरी में निफ्टी में गिरावट आई और क्लोजिंग दे चुका है निफ्टी 31 पॉइंट्स नीचे। निफ्टी बैंक भी देख सकते हैं गिरावट के साथ में बंद हो चुका है। मिड और स्मॉल में अच्छी बाइंग। कल स्मॉल कैप कंपनीज काफ़ी पीटी थी, आज अच्छी बाइंग देखने को मिली है। साथ में आप नोटिस कर सकते हैं कि यूएसडी आज भी मजबूत हुआ, 96.62 यानी 97 जाने की तैयारी में है। और इसी तरह से यूएसडी बढ़ता रहा, रुपीस गिरता रहा, तो एफआईज पैसे निकालेगी और काफ़ी प्रॉब्लम इंडिया को होने वाली है, जिसका इम्पैक्ट काफ़ी लंबा चलेगा। ऐसा नहीं है कि क्रूड अभी नीचे आ जाता है तो स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, नंबर्स अच्छा आएंगे, नहीं, टाइम लगेगा। क्रूड एकदम से नीचे नहीं जाएगा, क्रूड को नीचे आने में टाइम लगता है, कई सालों का, कई महीनों का। उसी तरह से आप देखोगे ना तो आईएनआर का जो इम्पैक्ट है गिरावट का, वो भी आपको कई क्वार्टर्स तक देखने को मिलेगा। सो फॉर लॉन्ग टर्म चीज़ें ठीक है, बट मीडियम टर्म चीज़ें ठीक नहीं है। फॉर शॉर्ट टर्म उन्हीं कंपनीज में पैसा बनेगा जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। साथ में आज आपने नोटिस किया होगा कि उन स्टॉक्स में बाइंग आई जो स्टॉक आज 60% ऊपर से नीचे है, 70% नीचे है, 50% नीचे, उनमें ज़्यादा बाइंग हुई। अब ऐसी बाइंग का मतलब होता है वैल्यू बाइंग, यानी मार्केट आगे का सोच रहा है। अभी ये कंपनीज अच्छा नहीं कर रही है, इनके रिजल्ट अच्छे नहीं है, लेकिन इनमें बाइंग की है फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये कंपनीज ऐसे नहीं होगा कि आज आपने देखा तेजी आ गई तो इनका मोमेंटम बनेगा, स्टॉक में तेजी बनेगी। इन्वेस्टर्स ने ये सोच के बाइंग की कि चलो ठीक है, 10 में से अगर 9 बार मोमेंटम बाइंग करे तो एक बार वैल्यू बाइंग करनी चाहिए ताकि इन स्टॉक्स में आगे पैसा बने। अगर आपको ग्रोथ चाहिए फिलहाल के लिए करंट मार्केट के अंदर, तो उन्हीं कंपनीज में फोकस करना होगा जिनके रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं, जो कंपनी खुद ग्रो कर रही है। और वैल्यू बाइंग करनी है तो डेफिनेटली फिर ऐसी कंपनीज को आपको देखना है जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, स्टॉक ऊपर से काफ़ी नीचे है, बट उनमें पैसा बनेगा आगे लॉन्ग टर्म। पता नहीं कितना टाइम लगे, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में पैसा वहाँ पे नहीं बनेगा। कैटेगरीज देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज ने अच्छा परफॉर्म किया। आईटी ने आज भी अच्छा परफॉर्म किया, कल भी अच्छी तेजी, आज भी अच्छी तेजी। इम्पैक्ट होना शुरू हो चुका है यूएसडी का, यूएसडी बढ़ रहा है। आईटी कंपनीज की कमाई यूएसडी में होती है तो कमाई उस वजह से ज़्यादा होगी। बाकी जो कोर काम है वो काफ़ी प्रॉब्लम में है एआई की वजह से। इसके ऊपर आगे चल के डिटेल में बातचीत करते हैं। रियल्टी तेज था, मीडिया तेज था, और बाकी फाइनेंस, बैंक, मेटल, एफएमसीजी ये सब नीचे आके बंद हुए। कुछ बड़ी खबरों को देखते हैं कि आज मार्केट ने इस तरह से क्यों परफॉर्म किया, क्यों छोटी और मिड कंपनीज चली, क्यों मार्केट अच्छा कर रहा था मार्केट आर के अंदर। ट्रंप का आपको बताइए, ट्रंप के काफ़ी डेटा हमने देखे जिसके अंदर 3700 ट्रेड किए हर महीने, हर दिन, मतलब 40 से लेकर 60 ट्रेड किए जाते हैं। कभी क्या न्यूज़, कभी क्या न्यूज़। तो ये सिचुएशन आपके सामने है कि ट्रंप ने कहा था पहले, कुछ दिन पहले, कि मैं अटैक करूंगा काफ़ी गजब का, लेकिन यहाँ पे अटैक अब होल्ड हो चुका है। तो इसको लेकर क्रूड नीचे गया, मार्केट ऊपर गया। हो सकता है ट्रंप ने यहाँ पे कुछ 20-30 ट्रेड कर लिए हो। यहाँ पे क्या न्यूज़ है उसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने प्लान कर लिया था अटैक, मतलब कैसे अटैक करना है, कितना बड़ा अटैक करना है, कितना सीवियर अटैक होगा, सब कुछ ट्रंप ने प्लान कर लिया था, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि ईरान ने नया प्रपोजल दिया है। और साथ में बताया जा रहा है कि काफ़ी सीरियस नेगोशिएशन चल रहे हैं। देखते हैं, सीरियस अगर ये हो गए तो वॉर ख़त्म हो सकती है, बाकी पता चल जाएगा कितने सीरियस है या कितने सीरियस नहीं है। साथ में आगे आप देख सकते हैं कि कतर ने कहा है कि नेगोशिएशन में अभी टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा ये नहीं बताया, लेकिन आप थोड़ा सा डिटेल में देखोगे ना तो ट्रंप ने कहा है कि मैं टाइम आपको दे सकता हूं जस्ट 2 से लेकर 3 दिन का। ठीक है, ये मार्केट के अंदर चल रहा है, ये बातें गोल गोल घूम रही है काफ़ी टाइम से। आपको बताइए सिचुएशन कैसी है। तो 2 से 3 दिन और देखते हैं कि अटैक अभी होल्ड पे है, तो हो सकता है क्रूड ऊपर नहीं जाए, मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहे 2 से लेकर 3 दिन तक के लिए। और 2 से 3 दिन बाद क्या होगा उसके हिसाब से मार्केट परफॉर्म करेगा। साथ में आप देख सकते हैं कि यूएस मिलिट्री अभी भी प्रिपेयर है फुल लार्ज स्केल अटैक करने के लिए। ये यूएस ने धमकी भी दी है साथ में, और जो कि ट्रंप ऑब्वियसली देगा ही। साथ में आप देख सकते हैं कि जो नया प्रपोजल है वो प्रपोजल भी यूएस को इनसफिशिएंट लगा, यानी नहीं लगा सही, हम ये बोल सकते हैं उसको। अभी सिचुएशन अनस्टेबल है, मार्केट की फ्रिजाइल है। सीज फायर, आपको बताइए सीज फायर का मतलब है नहीं अभी अटैक हो सकता है। इसराइल तो लेबनान के ऊपर अटैक कर ही रहा है। साथ में ये देख सकते हैं इसराइल मिलिट्री ऑपरेशन अभी कर रहा है लेबनान के ऊपर, और ईरान के ऊपर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब चीज़ें अभी मार्केट के अंदर है। हॉर्मोज, क्रूड ऑयल, यूएसडी, ये सब चीज़ें मार्केट में अभी हैं।
छोटा सा इम्पैक्ट हुआ इसका, ट्रंप ने होल्ड किया तो क्या हो गया, क्रूड अभी जस्ट 2% नीचे है। लेकिन पता ही है देखो सिचुएशन की, यहाँ पे इसको लटकाने की कोशिश की जाएगी, तब जाके इसका यूएस को फ़ायदा होगा, ईरान को फ़ायदा होगा। और दोनों पार्टीज़ अभी बस यही बातचीत करती रहेगी, नेगोशिएशन करती रहेगी। हो सकता है कुछ महीने, हो सकता है कुछ क्वार्टर, हो सकता है 1 साल भी लग जाए। सो क्रूड अगर इसी तरह से ऊपर रहा तो डैमेज होगा, इम्पैक्ट होगा, और वही स्ट्रैटेजी काम आएगी इन्वेस्टर्स की कि शॉर्ट टर्म में या अभी जो कंपनीज ग्रोथ कर रही है उनके स्टॉक्स चलेंगे, बाकी स्टॉक्स नहीं चलेंगे। और बाकी स्टॉक्स में लमसम करना भी डिफिकल्ट होगा क्योंकि हो सकता है और स्टॉक्स नीचे गिरे, तो उसमें बाय ऑन डिप या एवरेजिंग धीरे धीरे करके लोग एक्यूमुलेट करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म। इंडिया की सिचुएशन में आपको बता चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए क्यों अच्छी है, क्यों यहाँ पे ज़्यादा पैसा बनेगा यूएस मार्केट के कंपैरिजन में। पिछले वीडियोस अगर आपने देखे नहीं है तो आप उसको देखना, डिटेल में लॉजिकल डेटा दिया है जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अब देखिए ये सब चल रहा था, इसी बीच में एक अपडेट आती है जिसमें आप नोट कर सकते हैं कि एक अटैक होता है, क्विश आइलैंड है ईरान के अंदर, और यहाँ पे मेंशन कर दिया कि क्यों अटैक अननोन है। लेकिन चलो ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पे अपडेट दे दी, नहीं तो फिर मार्केट उस हिसाब से परफॉर्म करता। अटैक हुआ था क्योंकि डिस्पोजल किया है ईरान ने एनिमी, जो भी बारूद होता है, गोला बारूद होता है वो, मतलब कोई मिसाइल गिरती है वहाँ पे वो फटती नहीं है, या फिर कोई अटैक करने की जो सामग्री है वो पकड़ ली जाती है दुश्मन की, यूएस की, इसराइल की, तो उसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो कोई सीरियस प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, और ये यहाँ पे ईरान ने अपडेट दी है। अब दोस्तों आते हैं सेकेंड जो बड़ी खबर है, इबोला। ये भी मार्केट के अंदर अभी छा चुका है और पहले इसने काफ़ी डैमेज पहुंचाया पूरे वर्ल्ड को। अभी इतना ज़्यादा ये सीवियर नहीं है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है स्टिल। अभी देखो WHO तो कह रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, नेशनल एमरजेंसीज को डिक्लेयर कर दिया। अभी इंडिया में नहीं है तो अपने को नहीं पता है कि ग्राउंड लेवल पर क्या सिचुएशन है, लेकिन जहाँ पे है उन लोगों को पता है कि क्या सिचुएशन है, तो इसको भी काफ़ी बारीकी से देखना इंपॉर्टेंट है। ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इकोनॉमी के लिए, देश के लिए, तो उसके हिसाब से इसको चेक करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इबोला ने टॉर्चर किया हमको, ये बताने की कोशिश है कोंगो और युगांडा में, क्योंकि वहाँ पे ही आउटब्रेक हुआ है। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि स्प्रेड कर रहा है ये फास्टर देन फर्स्ट थॉट, यानी पहले जैसा सोचा था कितना ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा नहीं, उससे भी तेज़ी से ये फैल रहा है। सो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है। साथ में आप देख सकते हैं कि WHO ने स्केल और स्पीड के ऊपर चिंता जताई है, यानी जिस तेज़ी से ये फैल रहा है उसके ऊपर चिंता जताई है। इंडियन गवर्नमेंट भी बोल चुकी है कि ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन तो नहीं होगा ट्रैवल का कि कोई बाहर से आता है या यहाँ से बाहर जाता है, बट हाँ देखेंगे, चेक करेंगे। और अफ्रीका या फिर इन कंट्रीज से अगर कोई इंडिया आता है तो डेफिनेटली वो उसको लेकर आएगा, तो वो एक सबसे बड़ी समस्या बनेगी क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। प्लस ये भी बताया जा चुका है कि ये जो इबोला है ये पहले के जैसे नहीं है, इसके अंदर कुछ स्ट्रेन अलग है जो काफ़ी ज़्यादा डैमेज करेगा, और इसकी वैक्सीन के ऊपर भी काम चल रहा है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और ये भी वार्निंग दी है कि ये जो इबोला जो अभी आउटब्रेक हुआ है ये 2 महीनों में ख़त्म नहीं होगा, ये टाइम लगेगा इसके अंदर, और इसके अंदर केसेस बढ़ रहे हैं और जो डेथ है वो भी अनफॉर्चुनेटली बढ़ती जा रही है। साथ में ट्रंप ने भी देखिए इसको लेकर हाईलाइट किया है कि मैं चिंतित हूँ इबोला को लेकर। हो सकता है ट्रंप को एक और न्यूज़ मिल चुकी हो ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कितने ट्रेड किए ट्रंप ने पिछले 3 महीनों के अंदर। तो फिलहाल दोस्तों ये सिचुएशन है ग्लोबल न्यूज़ की और मार्केट के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट हुआ है या हो सकता है उसको लेकर। अब देखिए निफ्टी का जो वीकली चार्ट है, जो मीडियम टर्म का चार्ट होता है, वो आपको ये बताने की कोशिश करा है कि निफ्टी नेगेटिव चल सकता है। और यहाँ पे अगर निफ्टी का सपोर्ट टूटा तो 7% निफ्टी का गैप है अगले सपोर्ट के लिए। और नॉर्मली दोस्तों ऐसा होता है कि जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है ना, तो फिर क्या होता है, ऐसा पैटर्न बनता है, मतलब 90% चांसेस होते हैं इस तरह के पैटर्न बनने के, यानी जो मेजर सपोर्ट है उसके टूटने के। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। मैं ऐसे डरा नहीं रहा हूँ आपको, ये सब हो सकता है या होगा, बाकी चांसेस जो भी हो वो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये जो होगा ना, उससे पहले फर्स्ट अपन ये ब्रेकडाउन देखेंगे डे चार्ट के ऊपर, और ये अभी हुआ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि साइडवेज सिचुएशन रहेगी, और वही साइडवेज सिचुएशन आप मार्केट के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि यहाँ से क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है नहीं होता। अभी 2-3 दिन का टाइम अपने पास में है, जब तक शायद कुछ मार्केट नहीं करे इसी तरह से अनस्टेबल या इसी तरह से साइडवेज हम बोल सकते हैं मार्केट रहे, स्टॉक स्पेसिफिक काम हो, तो उसके बेसिस पे चीज़ों को देखेंगे। अब देखिए दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो आज के दिन आईटी ने अच्छा किया, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, आईटी स्टॉक्स काफ़ी ऊपर चले गए 5-5%। और क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन अभी के समय आ चुकी है 2008 के लेवल्स पर।
कुछ कुछ कंपनीज की या सेक्टर की वैल्यूएशन यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। कल भी तेजी थी, आज भी तेजी थी। अब यहाँ पे लोगों को लगेगा फोमो कि हम मिस नहीं कर दे, हम नीचे खरीद लेते हैं। देखो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि ये वैल्यू कंपनीज बन चुकी है, यहाँ पे अभी कोई शॉर्ट टर्म में ग्रोथ नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली चीज़ें घूम सकती हैं। बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, एसेट मैनेजर हैं, जैसे पराग पारिक, इन्होंने भी आईटी कंपनीज में काफ़ी बड़ी बैट ली है। जो कैश इन्होंने होल्ड कर रखा था वो आईटी कंपनीज में डिप्लॉय किया है। और आईटी कंपनीज को लेकर काफ़ी बुलिश है कि एआई चलेगा तो आईटी कंपनीज भी उसको सपोर्ट करेगी। अभी लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, बट आगे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे वैल्यू बाइंग की गई है बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से। और इसमें अगर आप देखोगे ना, तो कल था कोफोर्ज और परसिस्टेंट टॉप पे। आज भी अगर मैं टॉप 7 या 5-7 जो भी है इसको दिखाऊं, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कोफोर्ज का नाम दिखाई देगा, एलटीआई माइंट्री का नाम है, परसिस्टेंट भी है। तो 3 कंपनीज ऐसी है जहाँ पे मेजर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, मतलब जो इनका मेजर सपोर्ट था वो अभी टिका हुआ है, उसको तोड़ा नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट हर एक कंपनी का टूट चुका है सपोर्ट, इन्फोसिस का, एचसीएल टेक का, टेक महिंद्रा का। तो टेक्निकल चार्ट आपको बताते हैं कि कहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ है। टेक्निकल्स फंडामेंटल्स का ही रिफ्लेक्शन होता है। सो उन कंपनीज के ऊपर बैट करनी चाहिए जो स्टॉक डिस्काउंट में तो है लेकिन स्ट्रांग है। सो कोफोर्ज और परसिस्टेंट वैसे भी एआई के अंदर काफ़ी अच्छा काम करें। एलटीआई माइंट्री बाकियों से अच्छे रिजल्ट दे चुका है, तो उसके बेसिस पे अपन इसको देख सकते हैं। बाकी आईटी को देख लेते हैं। देखो स्टॉक्स के ऊपर कल बात की थी, वीडियो देख लेना टेक्निकल्स के अंदर, उसमें भी हमने बातचीत की थी, तो उसको लेकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट अपन आईटी इंडेक्स को देखते हैं, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं आगे दूंगा। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं जो आईटी इंडेक्स गिरा है उसके बाद में थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, यानी थोड़ा यहाँ पे नॉइस क्रिएट हो रहा है, यानी फ्री फॉल नहीं है, यानी यहाँ पे बाइंग तो चल रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में देखोगे तो ये आपको नीचे ही जाता हुआ दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको निफ्टी के अंदर कहा था कि सपोर्ट वापस लेने पर इस तरह से पैटर्न, तो ये नेगेटिव है। अब इसको पॉजिटिव होने के लिए इसको कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट करना पड़ेगा, जिसमें पहला ब्रेकआउट ये आज दे चुका है, सेकंड ब्रेकआउट ये है, तीसरा ब्रेकआउट ये है, और आज के प्राइस से 10% ऊपर है, यानी इंडेक्स को 10% ऊपर जाके यहाँ पे टिकना होगा, तब जाके इसको रिवर्सल कहेंगे, तब जाके यहाँ पे श्योरिटी आएगी चलो लेते हैं। और तब भी ये स्टॉक्स या टोटल इंडेक्स आपको ऊपर से हैवी डिस्काउंट के साथ में मिलेगा, लेकिन कम से कम श्योरिटी आएगी तो इन्वेस्टर इजीली होल्ड कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से यही स्ट्रैटेजी होती है जो अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। जब भी मार्केट या इंडेक्स गिरता है या स्टॉक गिरता है तो उसको जितना गिरना होता है उसको उतना गिरने दो, उसके बाद में बॉटम बनता है, थोड़ा सा रिवर्स करता है, उसके बाद में डेफिनेटली वहाँ पे अपॉर्चुनिटी खुलती है। और अभी भी जो इन्वेस्टर बाय कर रहा है कोई गलती नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहा है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दूंगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, येस नो में आप आंसर कर देना। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल नेस्टेक 100, इसका जो ETF है वो नेस्टेक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा तेज चल रहा है। अब यही चीज क्या है, इन्वेस्टर को बहुत पसंद आ रही है कि हम देखो ये जो इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ये क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्टली जाके यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ ब्रोकिंग एप्लीकेशन होती है या बैंक्स होते हैं जो आप डायरेक्ट नेस्टेक खरीद सकते हैं वहाँ का। वैनगार्ड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसका ले सकते हैं नेस्टेक। बट वो क्या करेगा, वो नेस्टेक जितना तेज चल रहा है ना उतना ही चलेगा, लेकिन जो लोगों को ज़्यादा कमाना है, यहाँ पे अगर नेस्डेक 20% चल रहा है तो ये ETF 40% चल रहा है, तो लोगों को उसमें मज़ा आ रहा है कि यहाँ पे पैसा बनेगा, तो लोग पागल हो रखे हैं यहाँ पे और इसको खरीदने के लिए बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। अब देखो पॉइंट दोस्तों ये है कि यहाँ पे ETF में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि ये कभी कभी ट्रेड करते हैं प्रीमियम पर। प्रीमियम मतलब महंगे पर, डिस्काउंट मतलब सस्ते पर, ठीक है। ये कब होता है, जब बहुत ही इंटेंस बायर आते हैं, डिमांड इतनी ज़्यादा आती है कि सप्लाई उसको मीट नहीं कर पाती है। वही अभी चल रहा है, नई यूनिट्स इशू नहीं हो रहे हैं क्योंकि सरकार ने रोक लगा दी है, पुरानी यूनिट्स में ही ट्रेड चल रहा है, और उसके अंदर फिर आपको बताइए क्या होगा, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, सप्लाई तो है ही नहीं यूनिट्स की। तो ऐसे में क्या होता है, ETF का जो प्राइस है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता है उसकी अंडरलाइंग एसेट से, जो भी हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या मैटर ये करता है, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है, ये आपका रिटर्न किलर बन जाएगा आगे चल के। आप जो भी सोच रहे हो कि बहुत अच्छा लग रहा है, पैसे बन रहे हैं, ये रिटर्न किलर बनेगा। जैसे मैंने आपको कुछ वीडियोस में कहा था कि यहाँ पे अब थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ क्योंकि बहुत ऊपर जा चुका है। देखो इन्वेस्टर क्या करता है, ओवर पे कर रहा है। जब ट्रेडिंग नॉर्मलाइज होगी ना तो ETF मार्केट प्राइस ड्रिफ्ट बैक करेगा अपनी फेयर वैल्यू के, यानी जो प्रीमियम है वो खत्म हो जाएगा और आपने उसको प्रीमियम पे ले लिया। इसका मतलब क्या है, अंडर परफॉर्म कर देगा इंडेक्स से और लॉसेस भी हो सकते हैं क्योंकि प्रीमियम चल जाएगा।
सो क्वेश्चन ये है कि क्या आप इसके ऊपर डिटेल में बातचीत सुनना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि कितने परसेंट प्रीमियम पे चल रहा है ये, और कितने परसेंट प्रीमियम तक ओके होता है और कितने परसेंट प्रीमियम पे ओके नहीं होता है, और ये कितने प्रीमियम पे है, कैसे आप इसको देख सकते हैं, सब कुछ जानना चाहते हो तो नीचे येस लिख देना, मैं बता दूंगा आपको। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, पिछले वीडियोस देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।